नहीं, जो मीम होती है गाड़ी खुद मार के अगले पर जाम दे दी साइड से नहीं खड़े। एक भाई का मैसेज आया, कोई उम्मीद है क्लास के होने की? जी, उम्मीद बन गई है। असल में ये ऑनलाइन वाला वो नहीं पता, फिजिकल वाले चाय और बिस्किट्स में इतने मसरूफ थे कि इन्होंने क्लास के बारे में जो है ज्यादा सोचना बंद कर दिया। मुझे बातें करते हैं सबकी इनपुट वाली विंडो बातें। ओए होए, जाएगा खुराक के आगे तो पाकिस्तानी नॉर्मल बिरयानी में बिक जाती है 5000 के प्राइस तो बिरयानी प्राइस सब थोड़ी जी जनाब, ऑनलाइन आवाज स्क्रीन कैमरा क्लियर है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर रियल विक्टिम, एक भाई जो है उन्होंने बड़े उदासी में कहा। गालबन यही भाई की मेरे पास मेल भी आई है, मैंने कैप्शन देखा था, मैंने तसल्ली से पढ़ के रिप्लाई करना था, ये काफी परेशान थे। तो आप लोगों को एक होमवर्क मिला था, असल में तो मैं होमवर्क चेक करना है, आप लोगों ने कोरिलेशन निकालना था। हमने दो तरह के सवाल किए थे, एक में स्टॉक ए था, एक स्टॉक बी था, और फिर अगले सवाल में भी स्टॉक ए और स्टॉक बी था, और उनका आपस में कोरिलेशन निकालना था। फार्मूला आप लोगों के पास मौजूद था कि आर स्क्वायर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड एक्स वाई यानी कि वेरिएंस, और फिर नीचे वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड है उसका फार्मूला आपके सामने लिखा था 1/n-1 समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n। आप ये काम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि अभी तक शायद आप भूल ना गए हो, आप लोगों ने बहुत बचपन में कभी वो वाली चीजें की थी, तो इसलिए यहाँ पे खामखा हम कैलकुलेटर वाली पुरानी याददाश्त पे भरोसा ना करें, हम अपनी वही मैनुअल जिस तरीके से हम कैलकुलेटर चला रहे हैं उसको, अदरवाइज आप कैलकुलेटर को एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते जाएं, उसके बाद कैलकुलेटर आपके लिए ये सारे वैल्यूज जनरेट कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उस वक्त जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो नॉर्मल था वेरिएंस वगैरह का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, इस वक्त हम सैंपल की बात कर रहे हैं। ये 1/n-1 वाला जो वेरिएबल है ना, ये कुछ कैलकुलेटर सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। अब पता नहीं आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है, तो हम रिस्क नहीं लेते। अगर आपका कैलकुलेटर अच्छा है और आपका जवाब बाकियों से मैच कर रहा है, या एक मैनुअल किया और वही चीज कैलकुलेटर से भी बन गई, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। आप पेपर में अगर सवाल आए तो आप कह सकते हैं कि यूजिंग कैलकुलेटर समेशन एक्स इज इक्वल टू दिस, समेशन वाई इज इक्वल टू दिस, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, यानी उन्हें बता दें कि मैंने ये वैल्यूज कहीं से वो चोरी करके नहीं लिखी है, किसी दूसरे बच्चे की नकल नहीं की है, मैंने कैलकुलेटर के थ्रू ये चीजें निकाल ली है। तो दिस इज इक्वली अलाउड, लेकिन रिस्क नहीं लेना। नहीं, असल में बात ये है कि इधर इसका यूज है, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, इसको हमने यूज करके मेनली ए और बी को समझना होता है। आपका कोरिलेशन क्या निकला पहले वाले पार्ट में? आर और आर स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, इस पे भी बात करते हैं। इस वाले का आपका क्या निकला कोरिलेशन? 28, सिंपल 28। ये आर स्क्वायर निकला ना आपका, ये आर निकला है, 28% आपका निकला आर स्क्वायर। फिर आगे वाले सवाल में इसमें 25.4, सबका यही निकला है 25. अब ये परसेंटेजेस क्या बता रही हैं? स्टॉक ए की अपनी प्राइसेस चल रही हैं, स्टॉक बी की अपनी प्राइसेस चल रही हैं। सवाल ये है कि क्या इनके दरमियान कोई कोरिलेशन है, क्या एक के चेंज होने से दूसरा चेंज हो रहा है?
अब इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो एक्सप्लेन करेगा आर, सिंपल आर। सिंपल आर जिसकी वैल्यू या 0 आ जाएगी या प्लस में आ जाएगी या माइनस में आ जाएगी। आर की वैल्यू 0 का मतलब है दोनों वेरिएबल्स में कोई कनेक्शन नहीं है। आर की वैल्यू प्लस आने का मतलब है कि ये पॉजिटिवली रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड। एक चेंज होता है दूसरा भी चेंज होता है और उसी डायरेक्शन में चेंज होता है, यानी अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। इंटरेस्टिंगली एक अगर कम होता है तो दूसरा कम भी होता है, तो भी जवाब पॉजिटिव आएगा। यानी पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। और नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ता है तो दूसरा वाला कम हो जाता है। तो आर की वैल्यू जो है वो माइनस में भी आ सकती है, 0 में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। तो आर से हमें ये पता लग जाता है कि इनका ताल्लुक किस तरफ है, लेकिन इनमें कितने फीसद ताल्लुक है वो नहीं पता लगता। देन हम आर स्क्वायर निकालते हैं और आर स्क्वायर बताता है कि दोनों के दरमियान कितना परसेंट ताल्लुक है। जैसे यहाँ 28% निकला, तो 28% का मतलब ये है कि ये दोनों वेरिएबल्स 28% रिलेटेड हैं। इनका आपस में कनेक्शन 28% है, ये 28% एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं। एक की चेंज होने से 28% चांस है कि दूसरा भी चेंज हो रहा हो। जी, इस टाइम पे दोनों ही इंडिपेंडेंट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन, तो अगर आप गौर से देखें तो जिसको हम जब फार्मूला डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम जो आपने फार्मूला देखा था, आर स्क्वायर में ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दोनों का कंबाइंड है, एक्स वाई का आपस का रिश्ता, नीचे एस एक्स भी है और एस वाई भी है। इसका मतलब है यहाँ x और y दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। हम दोनों में से किसी को नहीं कह रहे कि एक की वजह से दूसरा चेंज, हम कह रहे हैं इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, को रिलेशन, आपस में रिलेशन। लेकिन जब हमें ये करना होता है कि एक वेरिएबल की बेस पे दूसरे वेरिएबल का क्या ताल्लुक है, तो फिर हम कोरिलेशन से हटके आ जाते हैं रिग्रेशन के ऊपर। रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो रिग्रेशन टॉक्स अबाउट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, यानी कि एक नॉर्मली लीनियर इक्वेशन बनाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स का आपस में क्या लिंक है। ये वही लिंक है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको आगे, y is equal to a plus bx, y is equal to a plus bx। टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन तकरीबन हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है। यानी कि अगर मैं y को टोटल कॉस्ट कहूं और a को फिक्स्ड कॉस्ट कहूं, तो b इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x नंबर ऑफ यूनिट्स है। यानी कि अगर आप कहेंगे सर नंबर ऑफ यूनिट्स का टोटल कॉस्ट से क्या रिलेशन है, तो मैं कहूंगा भाई नंबर ऑफ यूनिट्स जितने बढ़ेंगे ना वो मल्टीप्लाई होंगे एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। तो आप कहेंगे सर क्या टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मैं कहूंगा नहीं, टोटल कॉस्ट में एक और वेरिएबल भी है जिसका एक्स से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो है फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब है कि जब भी मैं दो वेरिएबल्स के दरमियान इस तरह का रिलेशन निकालूं, एक वेरिएबल हो y और एक वेरिएबल हो x, अगर मैं a और b की वैल्यूज निकाल के सिचुएशन में पुट कर दूं तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उस इक्वेशन में मुझे a और b को इंटरप्रेट करना होगा। जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो ये है कि a क्या है और b क्या है। a इज दैट थिंग कि अगर दूसरा वेरिएबल 0 भी हो जाए तो भी वो एग्जिस्ट करता होगा, एंड b इज पर एवरी यूनिट चेंज ऑफ दिस दूसरा वाला वेरिएबल कितना चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जी हमारी टोटल कॉस्ट जो है उसका लिंक है 10,000 की फिक्स कॉस्ट प्लस 500 रुपए पर यूनिट। मैंने ये फार्मूला बनाया a प्लस बी एक्स का। तो अब अगर आप कहेंगे जी टोटल कॉस्ट का क्या लिंक है वेरिएबल से, तो मैं कहूंगा हर एक चेंज ऑफ यूनिट से टोटल कॉस्ट 500 रुपए से चेंज हो जाएगी। पर एवरी यूनिट चेंज टोटल 500 से चेंज हो जाएगा। तो बी की इंटरप्रिटेशन ये है कि ये वेरिएबल चीज है, एक्स के हर चेंज पे कितना चेंज आना है वाई में, वो है बी। तो फिर ए क्या है, एक्स एग्जिस्ट करे या ना करे, वाई की मिनिमम वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ए और बी ये बेसिकली कुछ कांस्टेंट हैं जो साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेरिएबल दो हैं, एक एक्स है एक वाई है।
y और x के ताल्लुक को जो चीज समझा रही है वो a और b समझा रहे हैं। a ये बताता है कि भाईजान x में कुछ भी नहीं होगा ना तो y कम से कम a के बराबर होगा, और b क्या बताता है, हर चेंज पे ये इस तरह से होगा। अक्सर बिल्स वगैरह में ऐसा होता है कि एक फिक्स लाइन रेंट होता है। टेलीफोन के बिल में एक जमाने में होता था कि एक लाइन रेंट फिक्स आता था 500 250 इस तरह से करके, फिर हर कॉल की अपनी कीमत होती थी। अगर एक चीज फिक्स कॉस्ट है तो भी आसान है, एक वेरिएबल है तो भी आसान है। प्रॉब्लम ये है कि दो चीजों के दरमियान रिलेशन कई दफा ऐसा होता है कि उसमें एक फिक्स एलिमेंट हमेशा होता है और साथ में एक वेरिएबल कॉस्ट होती है या वेरिएबल एलिमेंट होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी पूरी पॉपुलेशन में जो लिंक मर्जी एग्जिस्ट करता हो, जब आपको सैंपल मिलता है ना तो सैंपल की बेस पे आप एक अंदाजा लगाते हैं, फिर उस अंदाजे को आगे लेके जाते हैं। याद है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, सैंपल की बेस पे एक नतीजा निकालो, फिर उसको पॉपुलेशन पे अप्लाई करो। तो आपने स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों का कोरिलेशन निकाला। अगर इनमें से किसी एक को कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट और किसी दूसरे को कहते हैं डिपेंडेंट, आप कहते हैं स्टॉक ए के चेंज होने से बी कितना चेंज हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि आप एक रिलेशन निकालते इसी तरह का। और फिर मैं आपको अगर कह देता अच्छा बताओ स्टॉक ए अगर 500 हो तो स्टॉक बी क्या होगा, तो आप उस 500 को इस फार्मूले में पुट करते और आप एक अंदाजा निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर वो 500 हुआ तो ये कितना हो सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर मैं मैथमेटिकली एक रफ वैल्यू आपके सामने रखूं, यूनिट्स जो आपने टेलीफोन के बिल के कंज्यूम किए और आपका जो बिल आया वो कितना है। यूनिट्स आपने कंज्यूम किए 100 और बिल आया आपका 2500। यूनिट्स कंज्यूम किया आपने 200 और बिल आया आपका 4500। यूनिट्स कंज्यूम किया आपने 300 और बिल आया आपका 6500। अब इतना सीधा डाटा हो, इतनी खूबसूरत सी फिगर्स हो, तो बड़े आराम से बंदा गैस कर लेता है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो 500 है वो हर जगह इजाफी है, यानी 100 यूनिट पे 2000 बिल बनता, 200 पे 4000 बनता और 300 पे 6000 बनता, और ये 500 भाई साहब इजाफी हैं। तो शायद आप ये रिलेशन बनाएंगे कि बिल इज इक्वल टू 500 प्लस 100 यूनिट्स का अगर 2000 बिल आया है तो 20 रुपए यूनिट, 20 इंटू यूनिट्स। टेक्निकली आपने बताया है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बिल y है और यूनिट्स, बिल किस पे डिपेंडेंट है, यूनिट पे। तो इसका मतलब है यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं और जो डिपेंडेंट है वो y है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे भाई ने कहा इस पे हाइलो मेथड भी लग सकता है, बहुत सारे तरीके लग सकते हैं, वो आपने पढ़ा है कॉस्ट अकाउंटिंग में। हम इस वक्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको सामने रफली निकाल के दे दी और ये हमने मोटा मोटा जहन में हाइलो ही लगाया है, लेकिन ये सैंपल है और हो सकता है सैंपल में काफी वेरिएशन भी हो पॉपुलेशन से। तो जब मैं इन दोनों के ऊपर अपने वो वाले फार्मूले लगाऊंगा तो शायद ए और बी की इसके करीब की वैल्यूज निकलें, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही निकलें, क्योंकि ये एक अंदाजा सा निकल रहा है। आप एक फार्मूले पे पहुंच गए, अब ए को एक्सप्लेन करें, ए क्या है, 500 क्या है। मतलब यू कैन बी एक्सपेक्टेड कि आपको डाटा दिया जाए, कहीं लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालो और बताओ ए का क्या मतलब है, फिर बताओ बी का क्या मतलब है। तो आप कहेंगे कि जी 500 इज दैट अमाउंट ऑफ बिल जो आना ही आना है वेदर देयर इज एन यूनिट और नॉट। फिर वो पूछेंगे जी 20 का क्या मतलब है, पर एवरी चेंज इन एक्स, यानी पर एवरी चेंज इन यूनिट वाई पे, यानी कि टोटल बिल पे 20 रुपए का फी यूनिट फर्क पड़ेगा। तो बी इज पर यूनिट कितना फर्क पड़ रहा है, और ए इज एक्स मौजूद था या नहीं था, कम से कम वैल्यू वाई की कितनी होती इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्स। ये अंदाजा लग गया। अब क्या होगा कि आपके पास एक फार्मूला आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं अच्छा अगर बताएं 700 यूनिट्स होंगे तो बिल कितना होना चाहिए अंदाजन।
तो आप क्या करेंगे, आप यूनिट्स में 700 फिट करेंगे, आप टोटल उसका निकालेंगे तो आप कह देंगे सर ये 14,500 बिल लग रहा है। ये अंदाजा है ना, हो सकता है उसमें कुछ और वेरिएबल भी ऐड हो जाए, उसमें हो सकता है कोई और किस्म का अलाइनमेंट भी आ जाए। तो बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में काफी ज्यादा यूज होती है टेक्निक रिग्रेशन की। कोरिलेशन से आप जो है वो वेरिएबल्स का आपस का रिलेशन निकाल लेते हैं, और रिग्रेशन से आप एक वेरिएबल की बेस पे दूसरे वेरिएबल को क्या फर्क पड़ रहा है ये निकालने की कोशिश करते हैं। बात समझ आई? तो आप ए एक्सप्लेन कर लेंगे, बी एक्सप्लेन कर लेंगे, आर का मतलब बता देंगे, आर स्क्वायर का मतलब बता देंगे। हो सकता है एमसीक्यूज में इस तरह की सिचुएशन आए कि बताओ इनमें से क्या इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें असल चीज है इंपॉर्टेंट कि आपको कैलकुलेशन करनी आए और आपको इसको समझना है, देखना है। अब पता नहीं आप लोगों के पास अच्छे कैमरे हैं या नहीं, मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल। इसमें बहुत सारे महीनों की, तकरीबन जो है वो 24 महीनों की सेल्स कॉल दी हुई है जो कस्टमर्स को की हैं, और उन्होंने जो करंट अकाउंट में डिपॉजिट जमा कराया वो दिया है। यानी कि एक बिजनेस जो है वो फोरकास्ट करना चाह रहा है कि हम जब लोगों को कॉल्स करते हैं तो क्या वो हमें डिपॉजिट जमा कराते हैं। तो उसने क्या किया, उसने 24 महीने की नंबर ऑफ कॉल्स उठाई और 24 महीने में जो उनके पास डिपॉजिट आया था वो उठाया, और आपको कहा कि आप एक सियाने आदमी हो, जरा इनके दरमियान लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाल के जरा रिग्रेशन एनालिसिस कर, यानी कि कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं आप। और देन मैं आपसे कहूंगा कि जी आपको रिग्रेशन निकालनी है और फिर ये बताना है कि कॉल करें या ना करें कितना डिपॉजिट होता है। ठीक है, नहीं मुझे लग रहा है इसकी तस्वीर हमें ग्रुप में डालनी पड़ेगी, ये तो होमवर्क है, लेकिन वो इतना ज्यादा आप लिखने बैठेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। खैर ये आपकी आईकेप की किताब की एग्जांपल 13 है, अगर आप जो है वो किसी वक्त उस किताब से कंसल्ट करना चाहें। और ये हम ग्रुप में ये वाली स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आपसे बड़ी प्यारी सी फरमाइश होगी कि आपने इसका एक तो पहले कोरिलेशन निकालना है, फिर आपने इसका ए और बी निकालना है। अच्छा ए और बी कैसे निकालेंगे भला? जो कैलकुलेटर से निकाल सकता है ठीक है, जो नहीं निकाल सकता, बी के लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई की कंबाइंड, यानी कि ये वाली चीज डिवाइडेड बाय एक्स का वेरिएंस, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप उसे नीचे रखेंगे, उसका फार्मूला भी आपको पता है और वो नीचे दिया हुआ भी है। इससे बी निकल आएगा, निकल आया बी। अब ए कैसे निकालें, इस वाली चीज में आप पुट कर दें, और y के ऊपर आप देखें एक लाइन है और x के ऊपर भी एक लाइन है, y का मीन, x का मीन, आपने इन सारी वैल्यूज को टोटल करके एक मीन निकाला होगा। आप यहाँ पे इस फार्मूले में a इज इक्वल टू वाई का मीन माइनस बी एक्स का मीन पुट करेंगे तो y का मीन आपके पास है, x का मीन आपके पास है, b आपने थोड़ी देर पहले फार्मूले से निकाला होगा, आपके पास जवाब आ जाएगा a। तो a और b निकालने के बाद मुझे एक लाइन इस तरह से लिख के आपने बतानी है कि ये है हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये हमारी रिग्रेशन लाइन। डन। तो सिर्फ एक टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर में, 4-5 टॉपिक्स हैं। एक है कि आपके जो डाटा को मेजर करने के वेरिएबल्स हैं, वो जो तरीके हैं वो कौन से हैं वो हमने देखा। फिर है सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और उस पर किस तरह से करते हैं। बल्कि कल मैं देख रहा था कि रीसेंट पेपर में इतना मजेदार सा एमसीक्यू है सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर आया कि ये डाटा तो बताओ कौन सा वाला मीडियम ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएशन है उसके फार्मूले, उनका मतलब क्या है। फिर हम समझते हैं कि कोरिलेशन क्या चीज है, रिग्रेशन क्या चीज है। अभी कोरिलेशन रिग्रेशन से हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे चले गए हैं। अब लास्ट चीज ये रह गई है कि हमें वो एक सैंपल ऑफ डाटा देंगे और कहेंगे कि जरा इस पे टेस्ट लगा के बताओ कि ये टोटल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। यानी इसकी बेस पे हम गेस कर सकते हैं कि वो वाली बात सही है या नहीं। तो उसमें 6 स्टेप्स होते हैं, गिनती के 6 स्टेप्स होते हैं, 4-5 फार्मूले आपने याद करने होंगे, बाकी एक लॉजिकल फ्लो में हर सवाल सॉल्व होता है। तो वो तकरीबन ऐसा है कि अगर हमारा एक लेक्चर को 1.25 घंटे का अच्छे वाला हो तो उसमें हम 4 से 5 सवाल कर सकते हैं जी। स्टैट में अभी तक पिछली 2 अटेम्प्ट्स में एक दफा सवाल आया है
और उस वक्त टेस्ट में से सवाल आया था जो हमने भी पढ़ना है। गुमान ये है कि शायद अब अगर सवाल आए तो कोरिलेशन रिग्रेशन, जो दो बड़े टॉपिक है ना, वो एक ये है और एक वो टेस्टिंग वाला है। एमसीक्यू हर दफा 4 से 5 नंबर, 3 से 4 नंबर के वो पूछ जी निकाल लें, लेकिन फिर लिख के जरूर बताएं कि यूजिंग कैलकुलेटर मेरी ये चंद वैल्यूज आई हैं, पहले वो वैल्यूज लिख दें सामने, फिर फार्मूले में पुट करें। डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे तो उन्हें लगेगा आपने इधर उधर से कहीं से देख के और लिख दिया। जी जी इन्होंने कहा काफी छोटा हो जाएगा। असल में सवाल में आपने पहले बी निकालना है, फिर ए निकालना है, फिर उसके मतलब बताने हैं, और फिर शायद वो कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस फलाना नंबर ऑफ यूनिट्स पे एस्टिमेट करके बताओ कि क्या जवाब निकलता है। तो टेक्निकली वो छोटे छोटे स्टेप्स डाल के हमारे नंबर बन जाएंगे। दूसरा, स्टैट्स के लिए नंबर 15 का सवाल नहीं देने वाले, 8-9 नंबर का बहुत बड़ा सवाल है, तो 8-9 नंबर का सवाल, क्योंकि फाइनेंस में उनके पास और काम की चीजें बहुत हैं। ये स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक थोड़ी सी इस्तेमाल होती है और असल में फाइनेंस की टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो अगर पेपर में एक बजटिंग का सवाल दे दिया उन्होंने, एक टाइम वैल्यू का सवाल दे दिया, एक रिस्क का सवाल दे दिया, तो इस गरीब की तो एक अटेम्प्ट में तो बारी नहीं आई बेचारे की। जी अगर तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको बाकी सवालों में कौन सा कम टाइम लगता है, तो इस सवाल की भी तो इतनी तो इज्जत बनती है ना। अगर 10 नंबर का कैश बजट का सवाल आता, लगाते उस पर 35 मिनट, तो इसको टॉपिक को तो कंसिडर करना है। जी अगर तो ज्यादा नंबर का सवाल आए ये, तो अच्छी बात ये है कि आप मैन्युअली सॉल्व करके उनको कैलकुलेशन दिखा दें। वैसे स्मार्ट अप्रोच ये है कि अगर आपका कैलकुलेटर एफिशिएंट है और आपको उसको यूज सही से करना आता है तो बात बन सकती है। प्लस वो 1/n-1 वाले फार्मूले को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर्स में भी ये है कि कुछ मॉड सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते। तो फिर जो है वो इससे पहले कि अगली क्लास वाले आ जाएं, ये आप टाइम देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा टाइम है। अगर इसी टाइम तक एक दिन हम ऐसा पढ़े ना जिसमें हमारी क्लास 12 बजे शुरू हुई हो, अब मुझे बहुत आसपास ऐसा दिन नजर आ रहा है, इंतहाई आसपास। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने मुत्तफिका तरीके से ये तय किया कि कल जो है वो 12 बजे से लेके अंदर चलें चलें। अच्छा फिर एक मिनट मेरी बात सुनेंगे, दो में से एक ऑप्शन चूज करनी है। सुने, दो ऑप्शंस क्या हैं। कल 1.25 घंटे की क्लास, ऑप्शन तो सुन लें। असल में आपका प्रोसेसर पहले से चलना शुरू हो जाता ना। ऑप्शन 1, कल 1.25 घंटे की क्लास करें और सिलेबस को मुका दें, वीकेंड पे अच्छी सी तैयारी करें, मंडे का टेस्ट दें, और उसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाए। आपको रिकॉर्डेड में 2 हफ्ते की रिवीजन क्लास मिले और उसके साथ प्यारे से छोटे छोटे से टेस्ट मिले। ऑप्शन नंबर 2, अगर हम कल इकट्ठे नहीं हो सकते तो हम भूल जाएं कि हमारी जिंदगी में कोई स्टैट चल रहा था। हम जो अच्छा वाला पोर्शन है, जो बड़ी अच्छी तरह से हमें समझ भी आया और जो मजेदार भी था, हम 2 हफ्ते उसकी रिवीजन करते रहे, और जब वो खत्म हो जाए आप कहें सर वो तो बड़ा अच्छा आ गया, अब आए जरा स्टैट को फाइनल मुकाएं, तो फिर एक स्पेशल क्लास करें। वो 12 बजे ना करें, वो उस टाइम पे करें जब वो बाकी 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते बाद मेरी अवेलेबिलिटी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भी इस वक्त ना बड़ा मुश्किलों में फंस चुका हुआ नहीं। बस फिर तो कल पे हम मुत्तफिक हो गए। ठीक है जी, ऑनलाइन हजरात, कल हम इंशाल्लाह ताला टेस्टिंग की एक आखिरी क्लास पे इकट्ठे होने लगे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा। जी